हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री उसका जो सेकंड लेसन है भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ, इस भाग में हम मौर्य सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट मौर्य जिसको अशोक महान भी सम्राट अशोक जिसको अशोक महान भी कहते हैं, मौर्य सम्राट था और मगध के सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। उसका जो समय था वह 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व उसका जो समय है। इस अवधि के दौरान वह मगध के सिंहासन पर रहा। पिता बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक है वह मगध के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। जब वह राज सिंहासन पर विराजमान हुआ, वह जो समय था 273 ईसा पूर्व, और उसका जो राज्याभिषेक का जो समय है वह 269 ईसा पूर्व, यानी कि दो समय यहाँ पे बताए गए हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। राज सिंहासन पर कब आरूढ़ हुआ? 273 ईसा पूर्व। और राज्याभिषेक कब हुआ? इसका विधिवत राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व। उसका विधिवत मगध के राज सिंहासन पर उसका राज्याभिषेक हुआ। इन 4 वर्षों की अवधि में अपने जितने भी प्रतिद्वंदी थे, अशोक के जितने भी प्रतिद्वंदी थे, उन प्रतिद्वंदियों को उन्होंने परास्त किया। कहते हैं कि उसके 99 भाई थे, उन 99 भाइयों को मारकर उसने मगध की सत्ता प्राप्त की। उसके द्वारा जो उपाधियां जो धारण की गई, उसके विभिन्न प्रकार के अभिलेख प्राप्त होते हैं जिनसे हमें सम्राट अशोक का इतिहास पता चलता है। अगर ये अभिलेख प्राप्त नहीं होते तो सम्राट अशोक के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। तो उन अभिलेखों में उनकी जो उपाधियां दी गई है वह है देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी, और राजा। अशोक के अभिलेखों में सम्राट अशोक को किन उपाधियों से पुकारा गया है? तो वह देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी और राजा। इन नामों से सम्राट अशोक के अभिलेख प्रारंभ होते हैं। प्रारंभ में यह पता नहीं चल पाया कि आखिर देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी और राजा किसकी उपाधि है, किस सम्राट को इन उपाधियों से नवाजा गया है। तो सर्वप्रथम इसकी जो जानकारी मिलती है वह मास्की नामक अभिलेख से। मास्की नामक स्थान से अभिलेख प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख में सर्वप्रथम सम्राट अशोक का नाम दिया गया है, और इससे हमें पता चलता है कि ये देवानाम प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी और राजा के नाम से जो भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वह सम्राट अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सम्राट अशोक के इतिहास के निर्धारण में अभिलेखों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि ये अभिलेख अगर हमें जानकारी में प्राप्त नहीं होते या पता नहीं चलता कि ये अभिलेख सम्राट अशोक के हैं, तो सम्राट अशोक कभी इतना महान नहीं होता। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए डी.आर. भंडारकर ने तो अभिलेखों के आधार पर ही सम्राट अशोक का इतिहास लिखने का बहुत अच्छा प्रयास किया है। तो हम पढ़ रहे हैं मास्की अभिलेख से। सर्वप्रथम हमें सम्राट अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। मास्की जो कि आंध्र प्रदेश के कुर्नूल नामक स्थान पर स्थित है। और एक अन्य अभिलेख प्राप्त हुआ है गुर्जरा जो कि मध्य प्रदेश के दतिया में स्थित है। इस अभिलेख से भी सम्राट अशोक के नाम की जानकारी प्राप्त होती है। अब अशोक का जो साम्राज्य विस्तार था, आखिर उसका साम्राज्य विस्तार कितना था, कहां से कहां तक था, तो हम मैप के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। ये भारत का वर्तमान में जो मैप है, उसका जो साम्राज्य उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान से लेकर इधर हम देखेंगे पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक, अगर हम उत्तर में देखेंगे तो कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक, उत्तरी कर्नाटक तक, इधर पूरा सौराष्ट्र जिसको वर्तमान में पूरा गुजरात कहते हैं, काठियावाड़, कच्छ वगैरह, ये पूरा सौराष्ट्र उसके साम्राज्य के अधीन था। तो ये पूरा साम्राज्य था वह सम्राट के अशोक के अधीन था।
उसने अपने अभिलेख के साथ उसने अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष कश्मीर पर आक्रमण किया और खोतान पर आक्रमण किया। कश्मीर और खोतान पर आक्रमण करने के पश्चात उसने उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब देखते हैं उसके द्वारा कुछ नगरों की स्थापना की गई। कश्मीरी लेखक कल्हण अपनी राज तरंगिणी में कहते हैं कि उसने श्रीनगर की स्थापना की। कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की, जो कि वितस्ता नदी के किनारे है। वितस्ता यानी झेलम नदी के किनारे है। और दूसरा, नेपाल में ललितपत्तन, नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर की स्थापना की। कश्मीर लेखक कल्हण के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वह कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना अशोक ने की और नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर की स्थापना सम्राट अशोक के द्वारा की जाती है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग जो कि वर्तमान में उड़ीसा में है, उस पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण किया। खारवेल, खारवेल का अभिलेख प्राप्त होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, और उससे हमें जानकारी मिलती है कि उस समय, जिस समय कलिंग पर आक्रमण किया, उस समय वहां का जो शासक था, कलिंग का जो शासक था, वह नंदराज नामक शासन था। यह जो जानकारी मिलती है खारवेल के हाथी गुम्फा लेख से मिलती है। अब इस आक्रमण में हम देखते हैं कि लाखों लोग मारे जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग घायल हो जाते हैं। इसमें मरने वालों की संख्या लगभग 1 लाख बताई गई है और बंदी सैनिकों की संख्या बताई गई है लगभग 1.5 लाख। सम्राट अशोक के लिए कलिंग युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है और इसी युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक जो है वह युद्ध नीति का त्याग करता है। युद्ध नीति का त्याग करता है और उसके पश्चात उसकी शांतिवादी नीति प्रारंभ हो जाती है। कहते हैं कि रण भेरी के स्थान पर, रणघोष के स्थान पर वह दंभ घोष का प्रारंभ करता है। आखिर सम्राट अशोक ने कलिंग पर क्यों आक्रमण किया था? कलिंग पर आक्रमण के क्या कारण थे? ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार शासक बना और उसी के काल में, वैसे कलिंग पर मगध का जो साम्राज्य स्थापित किया गया था, इसके पूर्व नंद वंश के राजा महापद्मनंद ने कलिंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। परंतु ऐसा कहते हैं कि बिंदुसार के समय कुछ स्थितियां ऐसी बनी होंगी कि कलिंग है वह स्वतंत्र हो गया होगा। सम्राट अशोक जैसा महान सम्राट कभी नहीं चाहेगा कि उसका निकटवर्ती जो राज्य है वह स्वतंत्र रहे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण के बहुत सारे कारण थे। एक आक्रमण का कारण मैंने आपको बता दिया। दूसरा एक, कलिंग जो था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग जो था वह हाथियों के लिए प्रसिद्ध था और उस समय हाथी युद्ध में या अन्य कार्यों में बहुत सहयोगी होते थे, बहुत सहायता देते थे। दूसरा जो कलिंग था वह व्यापार वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध था। और तीसरा, कलिंग जो था वह तटीय राज्य था और तटीय राज्य होने के कारण यह
विदेशी व्यापार के लिए, जलीय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान था, यानी कि बहुत लाभदायक कलिंग था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। तो यह कलिंग पर आक्रमण के सम्राट अशोक के जो महत्वपूर्ण कारण है। और इसी कलिंग के युद्ध के पश्चात वह युद्ध नीति का त्याग करता है, और युद्ध नीति के त्याग के पश्चात वह शांतिवादी नीति का प्रारंभ करता है। धन्यवाद।